साइकिल ऑफ वायलेंस को खत्म करने का सबसे पहली जिम्मेदारी रियासत की नहीं है कि जो मिसिंग पर्सन हैं वो सारे वापस आ जाएं, सबसे पहली हलाकत का जो एक सिलसिला चल रहा है वो रुके? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी रियासत की है कि वो बोले कि हम सीज फायर, हम ऐसे एक्शन नहीं लेंगे। अगर इस किस्म के जो मिसिंग पर्सन हैं उनको अगर इनके कंट्रोल में हैं, इनके पास हैं, उनको सामने प्रोड्यूस किया जाए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ा फेलियर हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर ये है कि हमारी कोई भी इंटेलिजेंस किस्म, चाहे वो IB है, चाहे वो स्पेशल ब्रांच है, चाहे वो ISI है या कोई और किसी सर, उसको कोई रूल्स ऐसे कवानीन नहीं है जहां पर के रियासत उनको मॉनिटर कर सके। आपके पास कमेटी नहीं है कि उसको मॉनिटर कर सके। आपके पास जनरल रूल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, आप उसके तहत तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दायर कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने स्ट्रक्चर्स को नहीं बदलेंगे आज की दुनिया के हिसाब से, तो फिर वही तरीका है कि फौज के जो कवानीन है उसके तहत काम चलेगा। आपके पास अपने कवानीन इस वक्त पार्लियामेंट के पास नहीं है जो इनके तहत ये चीज़ों को कवानीन नहीं है जो जासूसी इदारों को मॉनिटर कर सकें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि पंजाब पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, पंजाबी को गाली पड़ती है, पंजाबी वहाँ मारे भी जा रहे हैं, बेगुनाह हैं। पंजाब का इसमें रोल क्या होना चाहिए सूबे के तौर पे, अवाम का इस मसले को, इस बहरान को हल करने में? देखिए, पंजाब का जो रोल है वो तो एक बड़े भाई का रोल होना चाहिए, और जहाँ पे मुमकिन हो, जहाँ पर वो अपनी सेक्रीफाइस कर सकता है, अपने हिस्से में से कुछ दे सकता है, वो तो दे रहे हैं ऑलरेडी। वो बलूचिस्तान को जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फेडरेशन का जिम्मेदारी है और उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो पैसा आता है PSDP का, उसको खुदारा आप अपनी जेबों में डालने के बजाय लोगों के फ़ायदे के लिए लगाएं। वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पहुँच ही नहीं पाते, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है, फ्लड्स आ जाएं तो लोग बेचारे तबाह हो जाते हैं। यानी ये ऐसी अगर कसम पुरसी की ज़िंदगी है और इस तरह की है कि कोई उनको देखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के अंदर एक एलियनेशन का आना और इस तरह का उनका अपने दिमागों के अंदर ये ख्याल पैदा होना कि शायद हमारा वाली वारिस नहीं है। तो इसलिए देखिए, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि बलूचिस्तान अभी तक उस इम्तिहान में नहीं पहुंचा जहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान का मामला था। हमें उससे ज़रूर सबक सीखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वक्त अभी भी हमारे हाथ में है। हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी हम उस स्टेज तक नहीं पहुँचे जहाँ मशरक़ी पाकिस्तान है, लेकिन लग ये रहा है बज़ाहिर कि हम शायद उससे भी आगे पहुँच चुके हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान हमसे दूर बहुत था, हम उसे फिजिकली अपने साथ नहीं रख सके। यहाँ ताकत का इस्तेमाल करके अभी तक रखा जा रहा है, वो एक वजह है, लेकिन ताकत के इस्तेमाल से कोई चीज़ नहीं रहती। देखिए, हमें और इतने बड़े ज़्यादा लोग भी नहीं है ना। आपको 6.6 1998 का या 2004 का वो था, सेंसस था, अब 2003 का, उसके बाद आप आ जाएं तो अभी तो समझ लें 70 लाख हो गए होंगे। लेकिन 70 लाख एक 18 करोड़ की आबादी के अंदर मुमकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उनका ध्यान किया जा सकता है, और हमें वो करना चाहिए। और हमारे अपने लोग हैं और हमें उनको अपने मेन धारे में शामिल करना है। और ये इसके तरीके यही हैं कि सीज फायर, एमनेस्टी, डेवलपमेंट, डायलॉग, यही तरीके हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब हमसे बात करने का। और नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि पिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले जब तक अपने रोल का ख्याल नहीं करेंगे, और वो जो कहते हैं कि फ़ेडरेशन को अगर फ़ेडरेशन चाहिए तो फ़ेडरेशन को काम करने पड़ेंगे, और पिंडी वालों को अगर सिक्योरिटी चाहिए रियासत की तो उन्हें लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ना कि उन्हें गायब कर दिया जाए और फिर उनकी लाशों में सुराख करके कहीं फेंक दिया जाए। ये दोनों इक़दाम करने बहुत ज़रूरी हैं, डेवलपमेंट और डायलॉग, और लोगों के हकूक़ उन तक देने होंगे रियासत को, वरना ये साइकिल जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसा कि हमने कहा कि अभी हम इसी पर बात जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से सरदार अख्तर मेंगल साहब, जो और इसी पर हम बात करेंगे। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारा राब्ता शायद सरदार अख्तर मेंगल साहब से मुनक़ता हो चुका है, लेकिन दोबारा हम कोशिश करें उनसे बात करने की, और जैसे ही हमारा राब्ता उनसे बहाल होगा हम इस पर बात करेंगे। और बात हम इस वक्त कर रहे हैं बलूचिस्तान के मसले पर, और जहां पर सब जो समझदार तबके हैं वो यही कह रहे हैं कि इस मसले का हल सिर्फ ये है कि डायलॉग किया जाए, डेवलपमेंट की जाए, और लोगों के हुकूक जो रियासत नहीं दे रही, जो वफाक नहीं दे रहा बहुत अरसे से, पिछले 64 सालों से, वो उस पर बात करनी पड़ेगी, वो देने पड़ेंगे। सरदार अख्तर साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम।
सरदार साहब, ये अभी हम यहाँ पे बात करें बलूचिस्तान के मसले पर और मिसिंग पर्सनस के हवाले से, ये बताइएगा कि जो शाहजैन बुगटी साहब ने 8 नुकात दिए हैं, आपके ख्याल में क्या ये बुनियाद बन सकती है किसी डायलॉग की बलूचिस्तान के लोगों के दरमियान और बाकी फेडरेशन के दरमियान? क्योंकि वहाँ पर जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें बलोची भी हैं, पंजाबी भी हैं और महाजर भी हैं, वो सिलसिला कम अज़ कम रुक जाए। अब सब देखें, कहीं भी डायलॉग करने या नुकात रखने से पहले वो जो ताकतवर कुव्वत है, जिसको आप हुक्मरान कहेंगे, उनकी अगर नीयतें इसी तरह माजी की तरह रहीं तो उन 8 नुकात को अगर आप ज़रब 2 से 16 कर लें या उन को माइनस कर लें, 4 कर लें, तब तक मसला हल नहीं होगा। और 64 सालों से जो बलूचिस्तान का मसला हल होने के बजाय जिसमें पेचीदगियां आ रही हैं और वो मसला कम होने के बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है, नजदीकियों के बजाय दूरियां आती जा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हुक्मरान तबका जो असल हाकिम है, उसको आप एस्टेब्लिशमेंट का लोग नाम देते हैं, हम तो उसको डायरेक्ट फौज का नाम देते हैं, उसकी खुफिया इदारे हैं। उन्होंने रोज़े अव्वल से बलूचिस्तान के मसले को का हल जो है वो बंदूक से करना चाहा है। और एक कौम को आप बंदूक के जोर से या बंदूक की ताकत से जीर करने की कोशिश करेंगे तो लामला इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। और इन 64 सालों में आप खुद देखें, आज जो बलूचिस्तान है आज से 20 साल या 30 साल वाला वो बलूचिस्तान नहीं रहा जिसमें आज आपने खुद कहा है, जहाँ पर पंजाबी भी मारे जा रहे हैं, जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग भी मारे जा रहे हैं, पश्तून जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। अब पता नहीं उन हाकिमों को ये होश के नाखून कब आएंगे जब वो खुद रियलाइज करें। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पहले भी कभी अपनी गलतियों से सबक सीखा हो या अब भी सीखेंगे। ठीक है सरदार साहब, आप सीखना होता तो मेरे ख्याल में सकूत ढाका के बाद उनको बड़ा सबक मिल गया। ठीक है सरदार साहब, आपने नीयत की बात की शुरू में, कैसे आप बलूचिस्तान के अवाम कैसे समझेंगे, किस अमल से, किस एक्शन से ये समझा जाए कि नीयत फेडरेशन की ठीक है? आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि ये 1, 2, 3 इक़दामात वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को उठाने चाहिए जिससे उनकी सही नीयत इस्टेब्लिश हो जाएगी? सर साहब देखें, जब आप हुकूमत की बात करते हैं, ये तो बेख्तियार हुक्मरान है। मरकजी हुकूमत बिल्कुल बेख्तियार इस मामले में, और सूबाई हुकूमत तो वजीर आला तो मेरे ख्याल में अभी सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के वक्त कोयटा गए थे, 3 महीने से वो तो बेचारे लापता है, इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। वो तो चीफ मिनिस्टर ऑन कॉल है भाई, जब इस्लामाबाद से उनको बलूचिस्तान की जरूरत आती है तो वो आते हैं एक दिन के लिए, हाजिरी देके फिर चले जाते हैं। ठीक है, अमली इक़दाम आप क्या सजेस्ट करेंगे? अमली इक़दाम के लिए एक तो ये सिलसिला अभी तक बंद नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को मारे जाने का जो कुछ किया है उन अभी भी मारेंगे। कल परसों की बात है जी, 5 बॉडियां में मिली से 3 दिन पहले खुजार में 2 हमारी पार्टी के नौजवानों को शहीद किया गया। वही बलूच, उसका एक भाई ऑलरेडी तकरीबन 2 साल से मिसिंग है, दूसरे भाई को 3 दिन पहले उसको शहीद कर लिया गया है। और अभी तक लोग अगवा हो रहे हैं, तो इससे लगता है कि उनकी नीयत, उनके इरादे अभी तक तब्दील नहीं हुए। जब इरादे इसी तरह हों तो हमें तो बेंच के आगे बीन बजाना है, जितने भी हम निकात देंगे उनके सामने, ठीक है, और नीयतें वही रही तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया सरदार अख्तर मेंगल साहब हमसे बात करने का, और आपकी बात हम यहाँ ऐवान इक़्तिदार तक और वफाकी हुकूमत तक पहुँचाना चाह रहे हैं, और उन सिक्योरिटी के इदारों पर भी जो समझते हैं कि लोगों को मारने ही से रियासत को बचाया जा सकता है, कि सबसे पहले ये जो मारने का खेल है ये रुकना चाहिए। ये नहीं रुकेगा तो बलूचिस्तान के लोगों को नीयत का, अच्छी नीयत का, सही नीयत का यकीन नहीं दिलवाया जा सकता। और हम अपने इस सेगमेंट के आखिर में कुछ सवालात छोड़े जा रहे हैं अपने नाज़रीन के लिए और उन फैसला साजों के लिए, उन डिसीजन मेकर्स के लिए जिनके कांधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो इस रियासत को और इस रियासत के लोगों को अगर बचाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। सवाल पहले यह कि क्या रियासत का तर्ज अमल जराइम पेशा गिरोहों की तरह ही होना चाहिए? क्या पार्लियामेंट कानूनी कमज़ोरियाँ दूर करने में संजीदा है? सलामती के ज़िम्मेदार सलामती के दुश्मन क्यों हो गए हैं? क्या जासूस इदारों की अंधी और बेरहम ताकत को लगाम देना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है?
सियासी क़यादत की मुजरमाना खामोशी कब तक जारी रहेगी? पिंडी और इस्लामाबाद माजी की गलतियों से कब सीखेंगे? और ये जो बात है कि पिंडी और इस्लामाबाद पे जो ज़िम्मेदारियां हैं और जो 8 नुकात हैं शाहजैन बुगटी साहब के और जो सारे लोग बात कर रहे हैं, इस पर एक अमली इक़दाम कब होंगे, कब अपनी अच्छी नीयत का यकीन बलूचिस्तान के अवाम को दिलवाया जाएगा, इसका इंतज़ार पूरे पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। देखना ये है कि वफाकी हुकूमत और रियासती अदारे इस पर कब अमल करते हैं। और इसके साथ ही हमारा पहला सेगमेंट ख़त्म होता है। अगले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम असगर खान पटिशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि यह अवामी पैसा जो था ये हलवाई की दुकान की तरह कैसे इस्तेमाल किया गया और क्या इस मामले को दबा देना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग मीडिया में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको दबा दिया जाए और माजी पर मट्टी डाली जाए। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि दूसरे ममालिक क्या ऐसे मामलों को दबा देते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बोला है। और